नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं माइंड मैप पर आधारित यानी बेस्ड ऑन माइंड मैप भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास यानी मिडिवल इंडियन हिस्ट्री को इसमें देखेंगे। और यह इतिहास जो है प्राथमिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। और यह जो लेक्चर है समीक्षाकारी सहायक समीक्षाकारी यानी आर ओ एग्जाम 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण है, जिसका एग्जाम जो है यानी पीटी एग्जाम जो 27 जुलाई 2025 को प्रस्तावित है, उसके लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इसके अलावा यूपीपीएससी अपर पीटी एग्जाम 2025, इसका पीटी एग्जाम 12 अक्टूबर 2025 को प्रस्तावित है। इसके अलावा बीपीएससी, एमपीएससी, जीपीएससी, यूकेपीएससी, आरपीएससी यानी एसपीएससी यानी राज्य लोक सेवा आयोग के लिए महत्वपूर्ण, साथ ही संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी, यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग, यूपीट्रिपलएससी, एसएससी के लिए भी अंक अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। साथ ही शिक्षक भर्ती के लिए भी यह अंक महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो ये बेस्ट ऑन माइंड मैप है, ये जीएस वर्ड का एक महत्वपूर्ण नोट्स है। इस पर आधारित जो है इसके इंडेक्स को देखें तो यह है प्राचीन भारत का इतिहास। इस पर संपूर्ण टॉपिक जो प्राचीन भारत यानी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री है, इस सारे टॉपिक पर जो महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर इस चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं, प्लेलिस्ट में भी उपलब्ध हैं। आप सर्च करके इस सारे लेक्चर देख सकते हैं। मध्यकालीन भारत यानी मिडिवल इंडियन हिस्ट्री देखें तो इसमें जो महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर इन टॉपिकों पर अपलोडेड है इस चैनल पर, महमूद गजनवी की आक्रमण, दिल्ली सल्तनत, विजयनगर साम्राज्य, और इसके बाद बहमनी राज्य एवं धार्मिक आंदोलन पर भी महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर अपलोडेड है। इस लेक्चर में हम देख रहे हैं मुगल साम्राज्य, इसके संस्थापक बाबर के बारे में हमने कल के लेक्चर में देखा है। उससे आगे जो है मुगल साम्राज्य को देखते हैं, इसके बाद मराठा साम्राज्य को देखेंगे। इसके बाद आधुनिक भारत के जो इतिहास है यानी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, इस पर भी महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर अपलोड किए जाएंगे। इस चैनल को आप लगातार देखते रहिए। तो पूर्व के लेक्चर में हमने मध्यकालीन भारत यानी मिडिवल इंडियन हिस्ट्री को समझने का प्रयास किया है, तो ये सारी जानकारी पूर्व में दी जा चुकी है। इसमें पूर्वावलोकन को ज़्यादा विस्तार न करते हुए सीधे मुगल साम्राज्य पर चलते हैं। तो हमने देखा जो मुगल साम्राज्य है इसका संस्थापक बाबर रहा। इसका समय 1526 से 1530 ईस्वी तक इसका समय रहा। और इसके बारे में हमने देखा इसका स्थापना 1526 ईस्वी में किया। यह मुगल, तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान बाबर था। ये सारी जानकारी कल के लेक्चर में हम देख चुके हैं। यह ध्यान दें कि जो है पानीपत का युद्ध इसका होता है। यहाँ पर हम देखें इसका प्रथम युद्ध जो है पानीपत का प्रथम युद्ध है। पानीपत में 3 महत्वपूर्ण युद्ध हुए थे, कल हम उस पर चर्चा किए थे। एक जो है पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है अकबर और हेमू के बीच में होता है, और जो पानीपत का तृतीय युद्ध होता है 1761 में होता है, वह मराठों और अफगानों के बीच में होता है, जिसमें मराठों की हार होती है। तो पानीपत के तीनों महत्वपूर्ण युद्ध हैं। इसमें हम जो देख रहे हैं शुरुआती युद्ध का, पानीपत का प्रथम युद्ध को देखते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध यह होता है, इस पर हम कल विस्तार में चर्चा कर चुके हैं। इसमें ध्यान ये देना है कि पानीपत के युद्ध से पहले बाबर जो है यानी पानीपत के युद्ध से पहले जो है बाबर भारत पर 4 आक्रमण कर चुका था। और पानीपत का युद्ध निर्णायक हुआ, और इसी दौरान यानी पानीपत में युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद इसके तथ्य और विरोधी को भी हम देख चुके हैं। तो पानीपत में युद्ध प्राप्त करने के बाद यानी विजय प्राप्त करने के बाद यह जो है 1526 ईस्वी में इसकी स्थापना, मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। यानी स्थापना करने के बाद यानी भारत में स्थापना करने के बाद ये 3 युद्ध लड़ता है। और जबकि स्थापना से पूर्व मिलाकर देखें तो कुल 5 युद्ध, पानीपत से 4 युद्ध, पानीपत को भी ऐड करें तो कुल 5 युद्ध ये लड़ता है। जबकि हमने देखा था कि भारत पर बाबर का पहला आक्रमण जो है 1519 ईस्वी में बाजार पर होता है। यानी पहला आक्रमण इसका कहाँ पर होता है? बाजार में होता है। यानी इसमें देखें इसका अभियान यानी बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान 1519 ईस्वी में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था। इस अभियान में बाबर ने वाजौर और भीरा को अपने अधिकार में कर लिया था। और हमने देखा कि इसकी मृत्यु कहाँ पर हुई, तो इसकी मृत्यु 1530 ईस्वी में आगरा में इसकी मृत्यु होती है। पहले आगरा में, पहले इसका आगरा के आराम बाग में इसको दफनाया जाता है, फिर काबुल में इसको दफनाया जाता है। भारत से बाहर देखें तो जो महत्वपूर्ण मुगल साम्राज्य में कुल मिलाकर 6, जिसमें बाबर संस्थापक है, इसके बाद आपका हुमायूं, इसके बाद अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, लास्ट में जो महत्वपूर्ण शासकों में आता है वो औरंगजेब आता है। औरंगजेब के बाद देखें तो 15 महत्वपूर्ण शासक होते हैं मुगल साम्राज्य में, लेकिन यह मुगल काल के विघटन के दौरान वे 15 महत्वपूर्ण शासक शामिल होते हैं। ये देखें जो आपके 6 हैं ये मुगल काल के जो सर्वोच्च शासक रहे हैं। इन्हीं दौरान ये मुगल काल का स्वर्ण युग इसमें आता है, जिसमें शाहजहां काल जो होता है वह आपका मुगल काल का स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। यानी इसमें थोड़ा करेक्शन कर लेते हैं तो देखें जहांगीर के इस समय को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, यानी इसके समय में चित्रकला ज़्यादा विस्तार हुआ था। जबकि शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। और इसमें नोटेड पॉइंट यह है कि जो इस वंश में यानी मुगल साम्राज्य में एक सूर वंश भी शामिल होता है, जिसका महत्वपूर्ण शासक यह शेरशाह सूरी होता है, जो कि अकबर द ग्रेट का अग्रगामी साबित होता है। तो इसमें हम आगे महत्वपूर्ण लेक्चर को कवर करेंगे। तो इसमें हम जो देखने जा रहे हैं हुमायूं के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले यह देख लें कि जो इसके यानी बाबर के 4 पुत्र रहे, यानी बाबर के 4 पुत्र हम देखें तो हुमायूं, कामरान, अस्करी तथा हिंडाल, इसके 4 पुत्र थे। और इसकी एक पुत्री थी गुलबदन बेगम, जिसने बाद में हुमायूं नामा लिखा था, उसको हम आगे देखेंगे। यानी इन सबों की एक बहन थी या बाबर की एक पुत्री गुलबदन बेगम भी थी। तो बाबर का उत्तराधिकारी यह हुमायूं साबित हुआ। इनके 4 पुत्रों में हुमायूं जो है बाबर का उत्तराधिकारी हुआ। 1530 से इसका समय देखें, 1530 से 1556 इसका समय रहा। इसमें नोटेड पॉइंट यह है कि इसका समय 1530 से 1556 है, लेकिन इसमें 15 वर्षों का गैप रहता है, अर्थात यह 1530 से 1540 इसका पहला समय रहता है, 10 वर्ष तक शासन करता है। इसके बाद जो है इसको पराजित करके जो है शेरशाह सूरवंश
जो की स्थापना करता है और 15 वर्ष तक जो यह घुमक्कड़ों का जीवन व्यतीत करता है, यानी 45 तक, यानी जो इसका समय था शेरशाह का समय आगे हम इसमें देख रहे हैं। तो शेरशाह का समय यह जो है, यानी इस समय तक 1540 1545 जो हुमायूं था घुमक्कड़ों के साथ जीवन व्यतीत कर रहा था। इसके बाद 45 से लेकर के 56 तक पुनः शासक बना, इन 9 वर्ष के लिए पुनः बना। पहले समय के लिए 10 वर्ष, दूसरा जो समय इसका था 9 वर्ष के लिए जो है यह शासक बना। और हुमायूं के बारे में देखें तो यह है कि यह 1530 ईस्वी में आगरा में 23 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा, यानी ये 1530 ईस्वी में आगरा में 23 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा। इसके पहले बदख्शा का सूबेदार था, यानी गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं बदख्शा का सूबेदार था। इसमें ध्यान दें कि अपने पिता के निर्देश, यानी अपने पिता बाबर के निर्देश के अनुसार हुमायूं ने अपने राज्यों का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया। यानी इसके भाई को हमने देखा कौन कौन भाई थे, 4 भाई इसके थे, ये 4 भाई इसके हैं। तो अपने पिता यानी बाबर के निर्देश के अनुसार हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों, यानी जो 3 इसके भाई थे, उसमें कर दिया। इसने कामरान को काबुल, यानी कामरान को काबुल और कंधार, कामरान को काबुल और कंधार दिया। मिर्जा अस्करी को संभल, यानी मिर्जा अस्करी ये जो है इसको संभल दिया। मिर्जा हिंदाल, यानी तीसरा भाई जो इसका था, मिर्जा हिंदाल को अलवर एवं मेवाड़ की जागीरें दी। अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को हुमायूं ने बदख्शा प्रदेश दिया, जहाँ का यह सूबेदार था, यानी जो सुल्तान बनने से पहले, यानी आगरा गद्दी बैठने से पहले यह जो बदख्शा का सूबेदार था, उसको जो है बदख्शा प्रदेश किसको दे दिया, अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को दिया। आगे इसमें देखते हैं तो यह है कि 1533 ईस्वी में दीन पनाह नगर की स्थापना हुमायूं ने की, यानी 1533 ईस्वी में हुमायूं ने क्या किया, दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना किया, यानी एक नया नगर यह स्थापित किया। दीन पनाह नगर जो इसकी स्थापना 1533 में कौन किया, हुमायूं किया, जो कि एक नया नगर था। और इसमें ध्यान दें कि हुमायूं नामा की जो रचना है गुलबदन बेगम जो इसकी बहन रही, यानी बाबर की पुत्री रही, हुमायूं नामा की रचना की है। जबकि हमने देखा जो बाबर नामा की रचना अकबर ने स्वयं की थी। यानी बाबर नामा को देखें तो यह जो है बाबर नामा की रचना जो उसकी ऑटोबायोग्राफी रही, उसकी रचना बाबर स्वयं करता है। यानी यहाँ देख सकते हैं यह है कि तुजुक ए बाबरी, जो कि बाबर नामा के नाम से जानते हैं इसको, बाबर नामा, ये आत्मकथा तुर्की भाषा में इसको लिखा, बाबर स्वयं लिखा। यानी ध्यान दें कि बाबर ने अपनी आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा की रचना की, जिसका अनुवाद बाद में फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। यहाँ नोट में दिया हुआ है कि तुजुक ए बाबरी जो बाबरनामा के अनुसार राणा सांगा कृष्णदेव राय, यानी इस पर हम देख लिया था, कृष्णदेव राय और राणा सांगा जो है सबसे शक्तिशाली 2 हिंदू राज्य के शासक थे। तुजुक ए बाबरी बाबरनामा का तुर्की भाषा जो इसका मूल रूप में लिखा था तुर्की भाषा से फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। और इसके 2 प्रसिद्ध निशानेबाज जो थे उस्ताद अली और मुस्तफ़ा थे, जो कि देखें तो पानीपत के प्रथम युद्ध में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था। ये 2 इसके प्रसिद्ध निशानेबाज बाबर के। इसके बाद इसमें देखें तो इसकी जो मृत्यु होती है जनवरी 1556 ईस्वी में, और कैसे होती है, यानी हुमायूं की मृत्यु जो है 1556 ईस्वी में दीन पनाह स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर इसकी जो है मृत्यु हो जाती है। यानी इसकी मृत्यु 1 जनवरी 1556 ईस्वी को दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय शेर मंडल की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। और इसकी मृत्यु के देखें तो 14 साल बाद, यानी 1570 ईस्वी में हुमायूं का मकबरा बनता है। इसकी मृत्यु 1556 में होती है, तो इसकी 14 साल बाद जो है हुमायूं का मकबरा 1570 ईस्वी में हाजी बेगम के निर्देश में मीरक मिर्जा ग्यास द्वारा निर्मित किया गया। भारतीय उपमहाद्वीप का यह पहला उद्यान मकबरा मुगलों का डॉरमिटरी 4 बाग शैली में निर्मित यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में 1913 में इसको शामिल किया गया। यानी 4 बाग शैली में निर्मित यह जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था 1993 में। इतिहासकार जो हुमायूं के बारे में क्या कहते हैं, उनके बारे में देखें तो एक महत्वपूर्ण इतिहासकार रहे हैं लेन पोल। इन्होंने हुमायूं के बारे में क्या कहा, हुमायूं गिरते पड़ते जीवन से मुक्त हो गया, जैसे तमाम जिंदगी वो गिरते पड़ते रानियों ने देखा कि प्रथम 10 वर्ष के लिए गद्दी पर बैठा, इसके बाद जो है 15 वर्ष के लिए घुमक्कड़ों का जीवन जिया, फिर इसके बाद 9 वर्ष के लिए पुनः गद्दी बैठा, और जो है पुस्तकालय शेर मंडल की सीढ़ियों से गिरने के कारण इसका जो 1 जनवरी 1556 को इसकी मृत्यु हो जाती है। दीन पनाह की सीढ़ियों में देख सकते हैं। तो इसी कारण हुमायूं गिरते पड़ते जीवन मुक्त हो गया, जैसे तमाम जिंदगी वो गिरते पड़ते चलता रहा। तो हुमायूं के बारे में इतिहासकार लेवन पोल ने कहा है कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वो गिरते पड़ते चलता रहा। और इसमें ध्यान दें कि हुमायूं ज्योतिष में विश्वास रखता था, हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था, इसलिए सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए थे। यानी हुमायूं ज्योतिष में विश्वास रखता था, 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने का नियम था इसका। यानी 7 दिन जो सप्ताह के 7 दिन है, वो 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने का नियम इसने हुमायूं ने बनाया था, ज्योतिष में विश्वास रखने के कारण। समकालीन गुजरात शासक, यानी हुमायूं के समकालीन गुजरात का शासक बहादुर शाह था। हुमायूं एवं बहादुर शाह के बीच 1535 ईस्वी में युद्ध हुआ था, यानी इसकी गद्दी पर बैठने से पूर्व ही युद्ध हुआ था। उस दौरान देखें और इस गद्दी बैठ चुका था, क्योंकि 1530 में ही बाबर की मृत्यु जो 1530 में होती है, उसके बाद यह गद्दी पर बैठता है, आगे गद्दी बैठता है। तो उसी के बाद यानी बहादुर शाह के बीच, हुमायूं एवं बहादुर शाह के बीच जो है 1535 में युद्ध होता है।
और इसमें जो हुमायूं विजयी होता है। और बहादुर शाह कौन है? हमने देखा गुजरात का शासक बहादुर शाह था, जो हुमायूं का समकालीन है। अब इसमें देख लेते हैं हुमायूं के प्रमुख युद्ध, इसके विरोधी और अन्य तत्व में देखते हैं। तो सबसे पहला जो हुमायूं का युद्ध होता है वो देवरा का युद्ध होता है। ये 1531 में गद्दी के बैठने के 1 साल बाद ही इसका युद्ध देवरा का युद्ध होता है। इसके महत्वपूर्ण युद्ध देखें जो हुमायूं के महत्वपूर्ण युद्धों में शामिल, उसमें चौसा का युद्ध, बेलग्राम या कन्नौज का युद्ध, सरहिंद का युद्ध और मछीवाड़ा के युद्ध इसमें शामिल हैं। सबसे पहले इसका चौसा का युद्ध देखते हैं और इसके विरोधी और अन्य तत्व को देखते हैं। तो चौसा का युद्ध जो है 25 जून 1539 ईस्वी को, यानी चौसा का युद्ध देखें तो 25 जून 1539 ईस्वी को होता है। इसमें शेर खां एवं हुमायूं के बीच होता है। किसके बीच? शेर खां यानी शेरशाह सूरी, बाद में यह बना, तो शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में शेर खां विजयी रहा, यानी शेर खां या शेरशाह सूरी जिसको बाद में जाना गया, तो शेर खां विजयी रहा। इसी युद्ध के बाद शेर खां ने शेरशाह की पदवी ग्रहण की, यानी इस युद्ध के बाद जो है यह शेरशाह सूरी बना, इससे पहले शेर खां था। इसके बाद देखें तो इसमें जो है आपका शेरशाह ने दिल्ली, यानी इसमें देखें शेर खां विजयी रहा था, शेरशाह की पदवी ग्रहण की चौसा की विजय के बाद। दूसरा युद्ध देखें तो बेलग्राम या कन्नौज का युद्ध होता है। यह 17 मई 1540 ईस्वी को होता है, दूसरा इसका युद्ध, बल्कि तीसरा महत्वपूर्ण युद्ध इसका है। तो इसमें देखें तो बेलग्राम या कन्नौज का युद्ध, इसको कन्नौज के युद्ध के नाम से जानते हैं। बेलग्राम या कन्नौज का युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी में शेर खां हुमायूं के बीच हुआ, यानी शेर खां या शेरशाह बन चुका था, शेरशाह और हुमायूं के बीच होता है बेलग्राम या कन्नौज का युद्ध कब? 17 मई 1540 ईस्वी को। इस युद्ध में भी हुमायूं पराजित होता है, यानी इस युद्ध में भी हुमायूं क्या होता है? पराजित हुआ। शेर खां ने आसानी से आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया, यानी शेरशाह ने दिल्ली आगरा पर आसानी से कब्जा कर लिया, हुमायूं ईरान चला गया। यानी इसमें शेर खां या शेरशाह सूरी जो बन चुका था, आसानी से आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। बेलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला गया, यानी ईरान चला गया। बेलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला गया, जहाँ उसने 15 वर्षों तक घुमक्कड़ू जैसा जीवन निर्वासित किया। निर्वासन के समय हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पूछता है कि निर्वासन के समय 15 वर्ष का इसका निर्वासन रहा। निर्वासन के समय हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारसी यानी फारसवासी आध्यात्मिक गुरु कौन थे? फारसवासी सिया मीर बाबा दोस्त, मीर बाबा दोस्त उनका नाम ध्यान देना है कि सिया थे, फारस के निवासी थे। मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी, नोटेड पॉइंट है, मीर बाबा दोस्त जो इसके फारसवासी सिया गुरु रहे, मीर बाबा दोस्त, या मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो बेगम से 29 अगस्त 1541 ईस्वी को निकाह कर लिया। यानी निर्वासित जीवन इसका कब हुआ? ये 1540 में जो होता है पराजित हुआ बेलग्राम के युद्ध में। इसके बाद निर्वासित के जीवन करता है उसके 1 साल बाद, यानी 29 अगस्त 1541 ईस्वी को इसने विवाह किया, जो है इसके आध्यात्मिक गुरु की जो पुत्री थी हमीदा बानो बेगम से। ये 1 साल बाद यानी 1541 में इसने निकाह कर लिया, यानी शादी कर लिया। निर्वासन के दौरान ही कालांतर में हमीदा से अकबर जैसे महान सम्राट का जन्म हुआ। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो अकबर द ग्रेट जो मुगल सम्राट पर शासन करता है उसका जन्म देखें तो निर्वासन के दौरान ही होता है। और इसकी माँ का नाम हमीदा बेगम बानो था, जो कि यानी देखें तो हमीदा बानो बेगम जो अकबर द ग्रेट की माँ हैं या माँ बनती हैं। दूसरा देखें तो इसका पुनर्जन्म होता है इस सरहिंद के युद्ध से, यानी 2 युद्ध इसके लिए जो है निर्वासन का कारण बनते हैं। तो तीसरा इसका, बल्कि चौथा जो महत्वपूर्ण युद्ध जो सरहिंद का होता है, इसमें यह पुनः देखें तो इस युद्ध में क्या करता है यह कि 1555 ईस्वी, यानी इस समय दिया है 1555 ईस्वी, हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक, पंजाब का जो सूरी शासक रहा सिकंदर को पराजित कर पुनः दिल्ली पर बैठा। यानी सिकंदर ये रहा कहाँ का रहा? पंजाब का जो है सूर शासक, यानी जो शेरशाह सूरी जो वंश स्थापित किया था उसमें सूर शासक ये सिकंदर था, वो पराजित कर पुनः दिल्ली गद्दी बैठा। क्योंकि देखें यह जो आपका है यह शेरशाह सूरी का समय देखें तो 45 में यह समाप्त हो जाता है। इसके बाद भी देखें तो 10 वर्ष तक यह जो है पुनः गद्दी नहीं प्राप्त कर सका। इसके बाद जो है 55 में यानी शेरशाह सूरी मरने के 10 साल बाद यह पुनः गद्दी प्राप्त करता है सरहिंद के युद्ध में सिकंदर को हरा करके, यानी जो सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर पुनः दिल्ली गद्दी में बैठता है हुमायूं। इसके बाद इसका एक और महत्वपूर्ण युद्ध देखें तो मछीवाड़ा का युद्ध होता है। यह मई 1555 में होता है, मई 1555 में इसका मछीवाड़ा का युद्ध अफगान सरदार के विरुद्ध होता है। संपूर्ण पंजाब पर मुगलों का अधिकार हो जाता है, यानी इसमें जो है हुमायूं विजयी होता है और संपूर्ण पंजाब पर मुगलों का आधिपत्य या अधिकार हो जाता है। और इसमें देखना चाहें तो हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का क्रम देखें तो यहाँ क्रम भी दिया गया। देवरा का युद्ध देखें तो आपका 1531 में होता है। इसके बाद चौसा का युद्ध देखें तो 25 जून 1539 को होता है। इसके बाद बेलग्राम या कन्नौज का युद्ध जो है 1540 में 17 मई 1540 को होता है। इसके बाद सरहिंद का युद्ध 1555 में होता है। इसके बाद आखिरी इसका मछीवाड़ा का युद्ध मई 1555 में होता है। अब इसमें शेरशाह सूरी को देख लेते हैं, जो अकबर द ग्रेट का अग्रगामी साबित होता है शेरशाह सूरी। तो इसके बारे में देख लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका समय देखें तो 1540 से 1545, यानी जिस दौरान निर्वासित जीवन हुमायूं जीता उस दौरान यह शेरशाह सूरी का शासन होता है। तो इसमें देखें सूर्य साम्राज्य का संस्थापक अफगान वंशी शेरशाह सूरी था, यानी ध्यान देना अफगान वंशी इन अफगान वंश का था। बचपन का नाम इसका फरीद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
यानी जो शेर खां था, जो बाद में शेरशाह सूरी बना, इसका बचपन का नाम फरीद था। शेरशाह का जन्म 1472 ईस्वी में बजवाड़ा होशियारपुर में हुआ था। यानी शेरशाह का जन्म कब हुआ था? 1472 ईस्वी में हुआ था। 1472 ईस्वी में बजवाड़ा या होशियारपुर में हुआ था। इसके बचपन का नाम फरीद खां था, यानी फरीद खां था। यह सूरवंश से संबंधित था। इसके पिता हसन खां जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। इसके जो पिता थे, उनके पिता का नाम क्या था? हसन खां था। और जौनपुर राज्य के अंतर्गत, जो जौनपुर हमने देखा था कि जो संततकालीन प्रांतीय स्वतंत्र राजवंश में जौनपुर, जिसको भारत का सिराज के नाम से जाना जाता था अपने शैक्षणिक उपलब्धियों के कारण, तो जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार कौन थे? इसके पिता हसन खां थे। यहाँ देख सकते हैं फादर जौनपुर में सासाराम के जमींदार थे। यहाँ पर देखें तो मोहम्मद बहार खां लोहानी द्वारा शेर खां की उपाधि दी गई थी इसको। और इसको उपाधि कैसे मिलती है उसके देखें तो इसमें यह है कि इनके पिता हसन खां को हमने देख लिया। फरीद ने एक शेर को तलवार के एक ही वार से मार दिया। उसकी इस बहादुरी से प्रसन्न होकर बिहार के अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बहार खां लोहानी, यानी यह ध्यान देना है कि मोहम्मद बहार खां लोहानी कौन था? तो यह आपका जो है बिहार के अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बहार खां लोहानी उसे शेर खां की उपाधि प्रदान की थी। इसमें नोटेड है कि बिलग्राम युद्ध, या जिसको कन्नौज के युद्ध हमने ऊपर देखा, युद्ध के बाद उत्तर भारत में सूरवंश अथवा द्वितीय अफगान साम्राज्य, यानी प्रथम अफगान साम्राज्य की स्थापना में देखा था कि लोदी वंश था, जो कि संतत काल में अंतिम वंश रहा। संततकालीन राजवंश के अंतर्गत जो है अफगानों में जो उसका बहलो लोदी ने जो है दिल्ली पर प्रथम अफगान वंश की जो स्थापना किया था, वो बहलो लोदी ने किया था। और अंतिम जो देखें तो अंतिम जो उसका साम्राज्य था वह इब्राहिम लोदी को, इसी जो देखें मुगल साम्राज्य का जो संस्थापक बाबर था, उसने पराजित करके जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था। तो द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना किसने किया? शेरशाह सूरी ने किया था। प्रथम साम्राज्य की स्थापना जो है दिल्ली सल्तनत को देखें तो वह बहलो लोदी ने किया था। तो बिलग्राम युद्ध, जिसको कन्नौज के युद्ध के नाम से जानते हैं, हमने इस पर विस्तार में चर्चा कर लिया है। इसको देखना चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बिलग्राम कन्नौज के रहा, शेरशाह ने दिल्ली आगरा पर कब्जा कर लिया, हमारे ईरान चला गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसके बारे में यह है कि बिलग्राम युद्ध के बाद उत्तर भारत में सूरवंश अथवा द्वितीय अफगानी साम्राज्य की स्थापना हुई। रोहतासगढ़ का किला एक कोहना मस्जिद का निर्माण देखें तो यह करवाया है शेरशाह सूरी ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके स्थापत्य कला के अंतर्गत देखें तो यह रोहतासगढ़ का किला एक कोहना दिल्ली में है, नामक मस्जिद का निर्माण शेर शाह के द्वारा किया गया था। इसमें नोटेड पॉइंट यह है कि कालिंजर अभियान के दौरान उक्का नामक आग्नेय अस्त्र, यानी कालिंजर अभियान के दौरान उक्का नामक आग्नेय चलाते वक्त 22 मई 1945 लिख दिया है, मिसप्रिंट कर दिया इसने, 1545, 1500 का समय चल रहा है। 1540 में एक देखें तो इसका समय 1540 में गद्दी बैठा, 5 साल बाद है 1545 से, यहाँ मिसप्रिंट हो गया लिखने में। तो कालिंजर अभियान के दौरान उक्का नामक, ध्यान देना है, उक्का नामक आग्नेय अस्त्र चलाते समय 22 मई 1545 को उसकी मृत्यु हो गई। यानी ये कहने का आशय हुआ कि शेरशाह की मृत्यु कालिंजर के किले को जीतने के क्रम में 22 मई 1545 ईस्वी को हो गई। मृत्यु के समय उक्का नाम का आग्नेयास्त्र चला रहा था, यानी स्वयं चला रहा था इस अस्त्र को, जो उक्का नाम का आग्नेयास्त्र चला रहा था, यानी आग से चलने वाला यह अस्त्र था। उस दौरान कालिंजर का शासक कौन था? तो कीरत सिंह था। यानी कालिंजर अभियान के दौरान यह जीतने जा रहा था, कालिंजर का शासक कौन था? कीरत सिंह था। शेरशाह का मकबरा सासाराम में झील के बीच, यानी इसका मकबरा मरने के बाद इसका मकबरा, शेरशाह का मकबरा सासाराम में झील के बीच ऊंचे टीले पर निर्मित किया गया है। और इसके बारे में देखें तो सिकंदर गज सन की डंडी का प्रयोग इसने किया। 178 ग्रेन चांदी, यानी इसने 178 ग्रेन का जो चांदी था उसको रुपया कहा, और 380 ग्रेन तांबे को इसने दाम कहा। आब वाब स्थानीय आय को कहते थे, यानी इसके समय में जो आब वाब था, स्थानीय आय को जो है आब वाब कहते थे। जरीब देखें तो माप की इकाई हेतु जो है अक्सर एग्जाम पूछता है, यानी यूपीपीएससी या पीटी एग्जाम्स के लिए फेवरेट क्वेश्चन है। आर के लिए जरीब क्या है? तो माप की इकाई होती, यानी जो भूमि की माप की इकाई होती, जो जरीब का प्रयोग करते थे। चौधरी मुकद्दम मुखिया थे, यानी मुखिया को जो चौधरी या मुकद्दम कहा जाता था। शेरशाह को हमने देखा कि इसकी मृत्यु किस दौरान हुई थी? कालिंजर युद्ध के दौरान हुई थी, और उस समय जो कालिंजर का जो शासक कीरत सिंह था। इसके बाद शेरशाह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र इस्लाम शाह बना, यानी इसके बाद जो शेरशाह के बाद जो है इस्लाम शाह इसका उत्तराधिकारी बना। शेरशाह ने भूमि की माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज, यानी हमने देखा सिकंदर गज जो है, नोटेड पॉइंट है कि शेरशाह ने भूमि की माप के लिए 32 अंक, यानी इसमें 32 अंक वाला सिकंदरी गज में कितने अंक है? 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया। शेरशाह ने 178 ग्रेन चांदी, यानी 178 ग्रेन हमने देखा, 178 ग्रेन जो था वो चांदी का था, उसको रुपया कहा, और 380 ग्रेन का तांबे का जो चला उसको दाम कहा गया। शेरशाह ने रोहतासगढ़ के दुर्ग एवं कन्नौज के स्थान पर शेरसूर नामक नगर बसाया। ध्यान देना है कि शेरशाह ने रोहतासगढ़ के दुर्ग एवं कन्नौज के स्थान पर क्या बनाया? शेरसूर नामक नगर बसाया। शेरशाह के समय पैदावार का लगभग 1/3 भाग सरकार लगान के रूप में वसूल करती थी। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत शेरशाह ने की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
की कबूलियत में पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने की थी? शेरशाह सूरी ने की थी। शेरशाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया। यानी जो पाटलिपुत्र देखें तो ये उदयन जो मगध साम्राज्य के अंतर्गत हमने देखा था, जो इसकी स्थापना किया था, बाद में इसका नाम पाटलिपुत्र जो है शेरशाह ने 1541 में पाटलिपुत्र को पुनः पटना के नाम पर स्थापित कर दिया। इसके बाद देखें तो शेरशाह 4 सड़कों का निर्माण किया। यानी 4 सड़कों का निर्माण किसने किया? शेरशाह ने किया, कराया। इसमें देखें सोनार गांव से अटक तक, इसको ग्रैंड ट्रंक रोड यानी GT रोड के नाम से जानते हैं, GTR भी कर सकते हैं, यानी ग्रैंड ट्रंक रोड यानी GT रोड के नाम से जानते हैं। तो सोनार गांव से अटक तक ग्रैंड रोड इसने बनाया। आगरा से बुरहानपुर तक इसने जो है सड़क का निर्माण कराया। आगरा से चित्तौड़गढ़ तक सड़क का निर्माण कराया। इसके लाहौर से मुल्तान तक जो है सड़क का निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया था। इसमें देखें तो शेरशाह ने ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई। मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह के समकालीन थे। ध्यान देना है कि मलिक मोहम्मद जायसी थे, प्रसिद्ध साहित्यकार मलिक मोहम्मद जायसी जी शेरशाह के समकालीन थे। डाक प्रथा का प्रचलन शेरशाह के द्वारा किया गया। डाक प्रथा का प्रचलन देखें मध्यकाल में, तो डाक प्रथा का प्रचलन शेरशाह के द्वारा किया गया। अब इसके बाद जो मुगल साम्राज्य के अंतर्गत जो देखें तो मुगल साम्राज्य के अंतर्गत जो मुगल वंश में जो तीसरा महत्वपूर्ण शासक होता है, बल्कि इस वंश का सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण शासक अकबर द ग्रेट बनता है। सबसे पहले इसका स्थापना मुगल साम्राज्य के बाबर करता है। बाबर के बाद उसका पुत्र हुमायूं बनता है। इसके 4 पुत्रों में हुमायूं सबसे योग्य साबित होता है और ये मुगल साम्राज्य का शासक बनता है। और ये अपने 3 भाइयों को भी राज्यों का बंटवारा जो है हुमायूं कर देता है। तो उसका पुत्र जो है वो अकबर बनता है। अकबर को हमने देखा था। अकबर का जन्म कब होता है? तो निर्वासन के समय, यानी इसका निर्वासन कब तक चलता है? जिस दौरान तक यह शेरशाह सूरी यानी शेर खान जो दिल्ली पर जो बैठता है उस दौरान तक जो है बल्कि हुमायूं का निर्वासित जीवन जीता है। उसी दौरान देखें कि निर्वासन के समय हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारसवासी सिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो से 29 अगस्त 1541 ईस्वी को निकाह कर लेता है, शादी कर लेता है। कालांतर में हमीदा से ही ध्यान देना है कि हमीदा बानो बेगम से कालांतर में अकबर जैसे महान सम्राट का जन्म होता है। अकबर का जन्म देखें तो यह निर्वासन के समय इसका जन्म होता है। और कहाँ पर होता है? फारस या ईरान जो निर्वासित जीवन जीता है उस दौरान वहाँ पर इसका जन्म होता है अकबर का। तो अकबर देखें तो इसका समय हम देख सकते हैं कि यह 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक यह शासन करता है। यानी इसको समय को देखा जाए तो कुल मिलाकर 49 वर्ष तक शासन करता है। यानी सर्वाधिक शासन करने वाले जो शासक हैं इसमें यह शामिल है। दूसरा सर्वाधिक समय तक जो 49 वर्ष तक शासन किया था वो आखिरी महान शासकों में शामिल जो औरंगजेब, उसने भी 49 वर्ष तक शासन किया था। बाबर को हमने देखा कि बाबर का समय क्या था? स्थापना किया था 1526 में और यह 1530 ईस्वी में इसकी मृत्यु जाती है। 5 वर्ष तक शासन यह करता है। हुमायूं को हमने देखा कि यह 2 शिफ्ट में कार्य करता है। यानी 30 में यह गद्दी पर बैठता है, 1530 में गद्दी पर बैठता है, पुनः 1540 में यह जो निर्वासित जीवन जीने लगता है, यानी 10 वर्ष तक रहता है। इसके बाद देखें तो यह 15 वर्ष तक यानी 55 तक जो 1555 तक जो है 1555 ईस्वी तक जो है निर्वासित जीवन जीता है। इसके बाद जो 1555 हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक को पराजित करता है। इसके बाद पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठता है हुमायूं। तो ये 55 में जब बैठता है तो मात्र 1 साल निर्वासित के बाद मात्र देखें तो 1 साल तक इसने शासन किया। तो 10 वर्ष तक पूर्व में किया था, 1 साल ओवर रहा, मिला के 11 वर्ष तक पूर्व में हमने इसको जो है ज़्यादा समय बता दिया था। तो उसमें करेक्शन करते हैं, 11 वर्ष तक इसने शासन किया। 5 वर्ष तक जो इसका पिता किया था, बाबर किया था। इसके बाद अकबर को यदि हम देखें तो अकबर जो आपका है इसका देखें 56 यानी 44 इसमें 5 से 49 वर्ष तक जो शासन करता है, सर्वाधिक समय तक शासन करने वाले में शामिल है। अकबर के बाद जहांगीर बनता है, जिस पर आगे हम देखेंगे तो इसका समय 1605 यानी इसके बाद 1605 से लेकर के 1627 ईस्वी तक जो है जहांगीर का समय रहता है। 22 वर्ष तक जो है जहांगीर शासन करता है। जहांगीर जो कि सलीम था, अकबर का उत्तराधिकारी सलीम जो उसका पुत्र था वो बना। आगे हम विस्तार से इसमें देखेंगे। जहांगीर के नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि करके गद्दी बैठा, जहांगीर कहलाया। इसके बाद इसमें देखें जो चौथा महत्वपूर्ण शासक रहा, 4 तो हम देख लिए, 5वां जो शाहजहां बनता है यानी इसके बाद यानी यह 27 तक था। तो 1627 से लेकर के 1656 ईस्वी तक यानी 30 वर्षों तक जो है वह शाहजहां शासन करता है। यानी इसके बाद 1627 से लेकर के 1656 ईस्वी तक यानी 30 वर्षों तक शासन जो है वो शाहजहां का समय होता है। इसके बाद जो मुगल साम्राज्य में जो महत्वपूर्ण शासक, अंतिम महत्वपूर्ण शासक, 6वां महत्वपूर्ण शासक जो शामिल होता है वह 1658 या 57 से लेकर के 1657 या 58 कर सकते हैं, 58, क्योंकि इसने 2 बार अपना जो है राज्याभिषेक कराया था। तो 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक देखें तो औरंगजेब का समय रहता है। तो इसमें देखें ये 58 है, तो इसमें 42 ये और 7 ये 49 वर्ष तक ये भी शासन करता औरंगजेब मुगल साम्राज्य में। यानी मुगल साम्राज्य में ये 6 महत्वपूर्ण शासकों के अलावा जो 15 जो अन्य शासक हुए हैं, जो कि यह आपका मुगल साम्राज्य के विघटन के दौरान होते हैं। ये उत्तर मुगल काल के दौरान 15 महत्वपूर्ण शासक बनते हैं मुगल साम्राज्य में। उनको देखना चाहें तो आप इस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। इसमें होता है ब ज फ मु ओ आशा अब
सॉरी बल्कि 9 थे, क्योंकि 6 आपके महत्वपूर्ण शासक थे और ये कुल मिलाकर 9 9 6 15 थे। इसमें भी करेक्शन कर लेते हैं। तो पहला देखें, इसमें बहादुर शाह होता है। ब से इसमें बहादुर शाह यानी पहले अक्षर इसमें लिए गए हैं। ब से बहादुर शाह 1707 से 1712 ईस्वी तक होता है। इसमें चर्चा करेंगे, 5 वर्ष के लिए होता है। दूसरा जहांदार शाह होता है। तीसरा इसमें फ़र्रुखसियर होता है। चौथा इसमें देखें तो मोहम्मद शाह होता है। और पाँचवां इसमें देखें तो अहमद शाह होता है। और छठवां आलमगीर सेकंड होता है। और सातवां इसमें शाह आलम सेकंड होता है। आठवां अकबर सेकंड होता है। और आखिरी जो है उत्तरकालीन मुगल सम्राट में जो आखिरी शासक बहादुर शाह जफर बनता है, जिसका समय 1837 से 1857 के महान क्रांति तक इसका समय जो है बहादुर शाह जफर का था। तो 9 जो है उत्तरकालीन मुगल सम्राट साबित होते हैं। और 9 जो जो 6 महत्वपूर्ण शासक थे उस पर हम थोड़ी चर्चा कर ली है। यानी हमने जो देखा उसमें 2 महत्वपूर्ण शासकों को देख लिया अब तक, जिसमें संस्थापक बाबर और हुमायूं को देख लिया, और बीच में जो शेरशाह शुरू आता है, शेर खां था, उस पर हमने चर्चा कर लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो है, अगले लेक्चर मुगल साम्राज्य का जो अकबर द ग्रेट था, इसका समय इस पर चर्चा करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।